बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि मोदी ने बिहार के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए पहलगाम के ड्रामे से लेके पाकिस्तान के साथ जंग तक सब कुछ करके देख लिया। और अब आपको पता है कि बिहार का इलेक्शन पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फेज 11 नवंबर को होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या मोदी हार रहा है और ग्राउंड के ऊपर इस वक्त मोदी के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना हुआ है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सारे के सारे ड्रामे के साथ इन्होंने एक्सरसाइजेस शुरू की और वहां पे एक जंगी माहौल बनाया हुआ है पूरे खित्ते के अंदर। और ये एक्सरसाइजेस 10 तारीख को खत्म होंगी और 11 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मोदी ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए अमेरिका से ताल्लुकात से लेके हर चीज दांव पे लगाई हुई है। तो इस वक्त बिहार के अंदर क्या चल रहा है और मोदी के लिए इतना अहम क्यों है, और इन इंतखाबात के अंदर 10 से ज्यादा रैलियों से मोदी ने खिताब क्यों किया। देखिए, बिहार के ऊपर अगर हम नजर डालें तो बिहार तीसरी बड़ी रियासत है इस वक्त भारत की, लेकिन वहां पे जो आला जात के हिंदू हैं वो सिर्फ 11% हैं और उन 11% के पास सारी जमीन का कब्जा है, वहां पे सनत और सारा कुछ जो रिसोर्सेज हैं और हर चीज उनके कब्जे में है। और वहां पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, भारत की गरीब तरीन रियासतों के अंदर इसका शुमार होता है और दलित की जो तादाद है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है। अब आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव का नाम तो हमने बहुत ज्यादा सुना हुआ है और वो ट्रेन के मिनिस्टर रहे और उसके बाद फिर वजीर आला भी बने बिहार के। और इनके मुकाबले में एक और जो नीतीश कुमार हैं जो ये इनके साथ मिल के काम करते रहे। अब इस वक्त ग्राउंड के ऊपर लालू प्रसाद भी सामने आए हुए हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, वहां के मुकामी लीडर्स भी हैं और एक तीसरी ताकत भी है। अब जो बिहार के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसका टर्न आउट 64.44% रहा है और हम ये देख रहे हैं कि 2020 में जो इलेक्शन हुए थे उसके मुकाबले में टर्न आउट 10% ज्यादा है। ये 10% टर्न आउट नौजवान नस्ल का है और इसका इस वक्त जो रुझान है वो किस तरफ है, ये बहुत ही अहम चीज है। अब आप ये देख लें कि इस वक्त जो वहां पे एक मोदी का इत्तेहाद है उसको कहा जाता है एनडीए, और एनडीए के मुकाबले में जो कांग्रेस का इत्तेहाद है वो है महागठबंधन। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि मोदी ने 10 से ज्यादा रैलियां की, वहां पे अमित शाह समेत महाराष्ट्र, असम और इधर दीगर जो रियासतें हैं उनके वजीर आला आके यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। उसकी एक वजह है कि इस वक्त आप शुमाली भारत का आप इसको हिंदी हर्टलैंड कह सकते हैं और मोदी ने अपनी शख्सियत की बुनियाद पे जो भी वहां पे एक पूरा गोदी मीडिया के अंदर माहौल बनाया हुआ है, तमाम रियासतों के अंदर मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया। लेकिन बिहार की जो रियासत है यहाँ पे कभी भी बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई और बीजेपी को नीतीश कुमार जो कि जनता दिल यूनाइटेड है के नाम से एक पार्टी है उसकी मदद से ये हमेशा वहां पे जीतते रहे हैं और 2 दफा वो वहां पे वजीर आला भी बन चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल नीतीश के साथ इत्तेहादी जरूर है, लेकिन उसने नीतीश कुमार को वजीर आला नामजद नहीं किया और वो अपने सर के ऊपर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव का जो बेटा है तेजस्वी यादव, इसको अपने इत्तेहाद के अंदर रखा हुआ है और चंद मुकामी पार्टियां वहां पे मौजूद हैं और इन्होंने अपना महागठबंधन बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ही एक तीसरा ताकत भी है जो कि प्रशांत किशोर है और इन्होंने जिन स्वराज के नाम से पार्टी बनाई हुई है जो कि एक बड़ा चैलेंज जो है वो बनी हुई है। वो खुद पार्टी ये कह रही है कि या हम आसमान पे अर्श पे होंगे या हम फर्श पे होंगे। इसकी वजह यह है कि ये प्रशांत किशोर ने जब वजीर आजम बना था मोदी पहली दफा तो उसकी इंतखाबी हिकमत साजी की जो सारी की सारी प्लानिंग थी वो इसी प्रशांत किशोर ने की थी। प्रशांत किशोर इस वक्त मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहा है कि बिहार के अंदर कोई इंडस्ट्री मोदी ने नहीं लगने दी, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि गुजरात के अंदर जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं वहां पे यहाँ का गरीब जाके वहां पे काम करता रहे और वो वहीं पे इन्वॉल्व रहे। अब 11 तारीख को दूसरा मरहला है और उसके बाद 14 नवंबर को गिनती शुरू हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मोदी के नाम पे बिहार में लड़ा जा रहा है। इसी वजह से पाक भारत तनाज़ा भी हुआ
और जो ट्रंप ने इस वक्त साख को नुकसान पहुंचाया है मोदी की, कभी वो कह रहे हैं कि 8 हथियारे गिरा दिए, कभी वो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, ये जंग बंदी हुई है, ये पाकिस्तान की वजह से हुई है। मैंने मोदी को ये कहा है कि अगर तुमने तिजारत करनी है तो रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। तो मोदी ने बड़े ही चुपके चुपके से इसकी तरदीद जरूर की है, लेकिन वो खुल के अभी तक ट्रंप के सामने नहीं आया। और हम ये देख रहे हैं कि अगर यहां पे मोदी जीत जाता है तो जितना भी उसकी साख को नुकसान पहुंचा है वो उसको रिवाइव करने में कामयाब हो जाएगा, और वहां पे एक आम सी बात हो जाएगी कि जनाब मोदी की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और देखिए, बिहार जो इलेक्शन कभी बीजेपी नहीं जीती थी वो बीजेपी जीत गई है, और इसका इंपैक्ट दीगर रियासतों के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन अगर मोदी यहां से हार गया तो मोदी की मकबूलियत का बुत जो है वो टूटने जा रहा है, और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो तमाम तर जो रियासतें हैं दीगर उस पर पड़ेगा। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो मोदी का जवाल शुरू हो गया। कांग्रेस इस वक्त इस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। अब जब पहले दिन इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं तो बीजेपी ने कहा कि जनाब अवामी लहर जो है वो हमारे हक में चल पड़ी है और बस हम इलेक्शन जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि इस वक्त मुकम्मल अक्सरियत हमें हासिल है। अब अगले 4 दिन के अंदर दूसरा मरहला कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि 14 तारीख को ये कट्टा-कट्टी निकल आएगा। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो जंगी माहौल इस वक्त साउथ एशिया के अंदर बनाया गया है वो शायद थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाए, क्योंकि इन एक्सरसाइजेस का फायदा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इन एक्सरसाइजेस का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, और वो फायदा ये है कि पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन लेवल ऑफ वार जो है वो अचीव कर लिया है। कन्वेंशनल वेपन्स में हमने इंडिया को नाको चने चबवा दिए हैं, न्यूक्लियर डिटेरेंस हमारे पास है, और इसके दरमियान में एक नई रॉकेट फोर्स की लेयर जो है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सी बेस्ड डिटेरेंस भी पाकिस्तान ने हासिल कर रही है। बाबर 3 का तजर्बा कर लिया गया है, और ये SLCM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, और ये सबमरीन हैंगोर जो कि चाइना के साथ $5 बिलियन में 8 सबमरीन्स हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस पे खरीद रहे हैं। ये उससे कहा जा रहा है कि ये टेस्ट की जा रही है। अब इस वक्त आप ये देखें कि भारत $200 बिलियन का असला इस वक्त खरीदने जा रहा है, और वो सारे का सारा चाइना और पाकिस्तान। चाइना को तो इसका बाप भी उसके नजदीक नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है सारे का सारा जोर पाकिस्तान पे चलेगा। और पाकिस्तान का वो नीचे लगाने के लिए 70-78 साल से पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी उठ के उसको कोई ना कोई ऐसी चमाट मार देता है जो कि जो हिंदू इंतहा पसंद लीडर हैं उनकी रात की नींदें उड़ा देता है। अभी भी यही सूरत हाल है। $200 बिलियन के वेपन्स खरीदने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कोई ना कोई ऐसा खेल खेलता है कि इसके बाद उनको बेबस कर देता है। अब पाकिस्तान ने जो हैंगओवर हमारी आबदोज है वहां से आपको न्यूक्लियर डिटेरेंस भी हासिल हो गई, क्योंकि ये बाबर 3 जो मिसाइल है इसका 2017 में भी तजर्बा किया गया, 2018 में भी तजर्बा किया गया, और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे 2025 में भी इसका तजर्बा कर लिया गया है। लेकिन इस हैंगओवर जो आबदोज है इसके साथ YJ-18 एंटी शिप मिसाइल भी आ रहा है जो कि 2000 किलोग्राम वजनी है, 300 किलोग्राम इसके अंदर वारहेड्स लग सकते हैं, मैक 0.8 इसकी स्पीड है, और तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब जो है ये इंतहाई हाई एक्यूरेसी के साथ जाके लगता है। GPS INS गाइडिंग सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। और अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अरबों डॉलर खर्च करके जिस लेवल पे भी पहुंचने की कोशिश करता है, चाइना ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान की सालमियत हमारी रेड लाइन है, और खास तौर पे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो अब वो पाकिस्तान को भारत से मैच करवाने के लिए हर उस चीज का तोड़ फराहम करता है। बेशक पाकिस्तान उसकी मुकम्मल कीमत फराहम करता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी के तौर पे पाकिस्तान को इसका फायदा भी होता है। जो चीजें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पूरी दुनिया से नहीं मिल सकती वो चाइना हमें दे रहा है, और यही वजह है कि हम 80% हमारे जो हथियार हैं वो चाइना से आ रहे हैं।
अब भारत जो है, अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया, तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? एक तरफ उसने अफगानिस्तान के अंदर महाज गर्म किया हुआ है, दूसरी तरफ वो इसराइल के साथ मुआहिदे कर रहा है और पैक्ट डिफेंस का किया गया है। उससे पहले जो अमेरिका के साथ किया था वो तो एक मामूल का पैक्ट था, वो उससे पहले 2 दफा हो भी चुका है, वो उसने रिन्यू होना ही होना था और उसके ऊपर अभी इस वक्त ठंड प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, ट्रेनिंग्स, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन यानी कि हथियार इकट्ठे मिलकर बनाएंगे, साइंस टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जिसके अंदर इसराइल काफी स्ट्रांग है, और काउंटर टेरर के साथ साथ ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो ये दोनों मुमालिक बिल्ड करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने इस वक्त जो सफारती महाज पे कामयाबी हासिल की है उसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, और प्रोपोगंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान जुआ खेल रहा है, गैम्बल इस वक्त सफारती जुआ खेल रहा है, गैम्बल है, और इसमें चीन और अमेरिका जो है वो दोनों ही पाकिस्तान से नाराज हो जाएंगे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि एक तो बहुत ज्यादा मार पड़ गई है भारत को, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जीत भारत की हार ही शुमार की जाती है, और पाकिस्तान जिस तरीके से दुनिया के अंदर अपनी डिप्लोमेसी का, अपनी काबिलियत का, अपनी मिलिट्री पावर का, अपनी स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल लोकेशंस का फायदा उठा रहा है, ये इस वक्त भारत को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। और वो ये कह रहे हैं कि देखना जी अब इनके साथ होने वाला क्या है, और उसके लिए जो वो वजूहात पेश कर रहे हैं वो ये है कि एक तरफ गवादर चाइना चला रहा है, 70 किलोमीटर के फासले पे आपने पसनी पोर्ट जो है वो अमेरिका को आपने ऑफर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान इस हवाले से कोई इस तरह की उसने तस्दीक नहीं की, बल्कि तरदीद ही सिक्योरिटीज रहे से सामने आ रही है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान मास्को फॉर्मेट एलामिये के अंदर चीन, रूस, ईरान, भारत और पाकिस्तान मिलके ये कहते हैं कि गैर मुल्की फौजी अड्डे को किसी भी सूरत उसके क़याम को हम मुस्तरद करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो बगराम एयरबेस के पीछे लगा हुआ है और पाकिस्तान उसको बगराम एयरबेस जो है वो दिलवाने में मदद कर रहा है। तो यहां से चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना पसनी पोर्ट पे नाराज हो जाएगा, चाइना मिनरल्स के जो एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, $500 मिलियन का इनिशियल मुआहिदा भी हो चुका है। दूसरी तरफ सैंडिक जो है वो चाइनीज कंपनी जो है चला रही है 2003 से, तो वो कहते हैं जी वहां पे भी मसला हो जाएगा। लेकिन इसकी हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइफलाइन है वो इस वक्त चाइना है। सैटेलाइट से लेके मिसाइलों से लेके जहाज तक हर चीज जो है वो हमें चीन फराहम कर रहा है। तो हमारी चीन के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जबकि हमारी अमेरिका के साथ हमेशा ही कलील मुद्दती शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी रही है। हमने वक्ती तौर पे हथियार लिए हैं, पैसा लिया है, IMF के कर्जे लिए हैं, दुनिया के अंदर हमने भारत के असर रसूख को खत्म करने के लिए अमेरिका को इस्तेमाल किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसकी प्रोग्रेस को कई साल तक रोकने की कोशिश की है, और उसके बाद फिर कोई ना कोई प्रेसिडेंट तरमीम का मामला आ जाता है या कोई और चीज आ जाता है या अमेरिका की जरूरत दोबारा वापस आ जाती है। और इसी तरह पाकिस्तान 70-78 सालों से अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात लेके चल रहा है। लेकिन आज भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं? आज भारत और चीन के ताल्लुकात कैसे हैं? आज भारत बांग्लादेश समेत पूरे साउथ एशियन मुमालिक, गल्फ मुमालिक के साथ इस वक्त भारत के ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाबले में कैसे हैं? तो ये एक सिंपल सा जवाब जो है ये आपकी तसल्ली कर देता है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल ही दुरुस्त सिमत के अंदर जा रहा है, और पाकिस्तान चीन के साथ CPEC के अंदर, डिफेंस के अंदर हर तरह का कॉपरेशन कर रहा है, और साथ में यह भी बता रहा है कि पाकिस्तान के पास चीन के अलावा भी ऑप्शन है। पाकिस्तान बिल्कुल ही एक मुमालिक के रहमो करम के ऊपर नहीं है, और चीन, अमेरिका जो है वो किसी भी लिहाज से इस खित्ते के अंदर फ्रंट लाइन पे आके वो लड़ाई नहीं कर सकते। चाहे साथ ही ईरान का चाबहार है, चाहे साथ ही पसनी है, चाहे साथ ही गवादर है, सामने आप UAE, कतर सब कुछ है। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स खेलने, और पाकिस्तान बड़े ही अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहा है। और इस सारी की सारी जो एपिसोड है, जो कि बाहर इलेक्शन के बहाने से शुरू हुई, पहलगाम से ये बहाना बना, और फिर 9 मई को जो ड्रामा हुआ उसके अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह राफेल को निशाना बनाया, मोदी समेत भारत की इज्जत और जो उसकी स्ट्रेटेजिक ताकत का एक बुत था वो पूरी दुनिया में बुरे तरीके से
گر کے ٹوٹ چکا ہے جس کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس سارے عرصے کے اندر الحمدللہ پاکستان نے بہت کچھ پایا ہی پایا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔